बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के बुलंदो-बाग दावों के बरक्स इन 5 माह में सिर्फ एक चीज़ में मुसलसल इस्तेहकाम देखने में आया है और वो है बेयकीनी की कैफियत। इसकी एक तवील फहरिस्त है, लेकिन इनमें से चंद मोटी मोटी बातें आपको बता देते हैं और फिर आप खुद ही फैसला करें। जनाब वज़ीर-ए-आज़म को रुपए की कदर का इल्म था या नहीं, मालूम नहीं। आजम सवाती साहब अब भी वफाकी वजीर हैं या नहीं, मालूम नहीं, क्योंकि कौमी असेंबली की वेबसाइट पर वफाकी काबीना में उनका नाम अब भी मौजूद है। जनाब फरूख सलीम कभी हुकूमत के मुआशी अमूर के तर्जुमान थे या नहीं, मालूम नहीं। बसंत मनाएंगे या नहीं, मालूम नहीं। IMF से कर्जा लेना है या नहीं, पता नहीं। अबू ज़ेबी के वली अहद 1 दिन के लिए आए थे या 3 दिन के लिए, पता नहीं। वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी है या नहीं, मालूम नहीं। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे या नहीं, पता नहीं। शहबाज शरीफ साहब को वज़रा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मानते भी हैं या नहीं, मालूम नहीं। इन सब से एक बात खुलकर सामने आती है कि हुकूमत किसी कंफ्यूजन का शिकार है या इसकी सिमत तय नहीं है। एक और मुमकिन वजह यह भी है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के इंतखाबात से कबल किए गए बड़े बड़े वादे आज उनके गले पड़े हुए हैं, जिनका अमली सियासत में किरदार कम ही होता है। अब इसी बात को ले लीजिए कि कल वजीर इत्तलात फरमा रहे थे कि नैब केस वजीर आजम की तौहीन है, वजीर आजम के खिलाफ नैब केस खत्म होना चाहिए। नैब के ऐसे केसेस से जग हसाई हो रही है। इमरान खान का जो हेलीकॉप्टर का केस है, 27 लाख रुपए का जो उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें भी चार्जेस फॉर्मलाइज नहीं हुए। और मैं ये समझता हूँ कि ये नैब की टोटल जाती है, जो इन्होंने ये केसेस जो हैं वो रखे हुए हैं, ये तौहीन कर रही है नैब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, जो अभी तक ये चला रहे हैं, इनको खत्म करने नहीं चाहिए। तो अगर कोई और मुल्क इस पे हंसने वाली बात, नैब जो है उसने जो केस आप पे बनाए हुए हैं उस पर आप हंस रहे हैं। हम नहीं हंस रहे, पूरी दुनिया हंस रही। जबकि यही जनाब फवाद चौधरी 2 माह कबल खुद कह रहे थे कि नैब को केसेस खत्म करने का नहीं कह सकते और नैब अपना काम कर रहा है, इसमें कोई दखल नहीं। ये बात एक तरफ, लेकिन जनाब फवाद चौधरी को अपने ही कायद की विक्ट्री स्पीच याद नहीं, जब उन्होंने कौम से वादा किया था कि एहतसाब पहले मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों का होगा और फिर ऑपोजिशन का होगा। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब का वो केस जिस पर नैब पहले ही कंबल डालकर सो रहा है, क्यों इतना खल रहा है? यकीनन इसको सियासी वादों और अमली सियासत का फर्क या रियलाइजेशन ही करार दिया जा सकता है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ की पुअर गवर्नेंस का सबब भी यही है? और क्या ऑपोजिशन जमातें इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठा रही हैं? इन तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। जनाब उस्मान डार साहब प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, मुशीर हैं उमूर नौजवानान के। अगर मैं उसको सही प्रोनाउंस कर पाया हूँ तो डार साहब खुश हो जाएंगे, वरना बाद में गिला करेंगे। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब स्टूडियोज़ में मोहसिन राजा साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा, आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मरकज़ी रहनुमा पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया धामरा साहब आपका। जो बातें इब्तदाइये के अंदर हैं वही सवाल है, वही बात है, लेकिन जो रिसेंट बात हुई वो जनाब फवाद चौधरी जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात है, उनको काफ़ी बुरा लगा। इनफैक्ट अगर वो कहा जाए और समझा जाए वो हुकूमत के तर्जुमान है, वफाकी वज़ीर इत्तलात है, तो यह हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उनको वज़ीर आज़म के खिलाफ, जो कि उनकी नज़र में एक 27 लाख रुपए का केस है, वो बुरा लग रहा है। तो हुकूमत की अहलियत या ना अहली पर आगे चल के करेंगे, लेकिन डार साहब सबसे पहले तो आपसे ये बात कर लें, ये आप लोगों को क्या भूल जाते हैं थोड़े थोड़े दिनों बाद के वज़ीर आज़म जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? याद कर लें, कुछ 2-2 हफ्ते पहले बातें होती हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं एहतसाब इस दौर में फ्री एंड फेयर हो रहा है और हम नैब को नहीं कह सकते कि कोई केस बंद कर दें। अब वो कहते हैं नैब बड़ी ज्यादती कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनकी तौहीन कर रहा है। कहाँ की तौहीन और कैसे होगी तौहीन वज़ीर आज़म की? डार साहब देखिए मुनीब, जो वादा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौम से किया और जो आपने उनकी स्पीच भी सुनाई है, मैं समझता हूं कि आज भी उस पे खड़े हैं, उस वादे पे खड़े हैं। आप देखें जो रिसेंटली अलीमा खान साहिबा का केस था, उसके अंदर आप देखें किसी सतह पे हुकूमत की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा इंटरफेरेंस आपको नजर आई हो किसी भी महकमे में? अच्छा जी। माजी में तो आपको याद है मशहूर ज़माना टेलीफोन कॉल्स
जस्टिस रिटायर्ड क्यूम साहब को इसको इतनी सजा दे दें, इसको इतनी कम कर दें। रिकॉर्ड तो का हिस्सा है, ठीक बात है, ठीक बात है। और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बहन के लिए किसी सतह पे नहीं कहा। जो भी फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हमने मनोमन कबूल किया है। अब दूसरी तरफ जो वो बात कर रहे थे, बट वो कह रहे हैं ना एनआरओ दे दिया, FIA अंडर आता है जनाब वजीर आजम के, वो वफाकी वजीर दाखिला का कलमदान भी उनके पास है। तो जब तक कॉल लीक नहीं होती उस वक्त तक क्या पता कि वजीर आजम की तरफ से कोई कॉल की गई है नहीं की गई। आपकी बात पे मैं एतबार कर रहा हूँ। वैसे देखिए, NRO देना था नहीं देना था, ये फैसला तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया ना, डिसीजन तो उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, कोई FI ने बिल्कुल दुरुस्त बात है, दुरुस्त तो ये गिला तो फिर इनका सुप्रीम कोर्ट से बनता है कि NRO था या नहीं था। अच्छा जरा उस पे आ जाए ना, हेलीकॉप्टर केस पे 27 लाख पे आ रहा हूं। देखें मकसद मुनीब, आप खुद बताएं, एक तरफ 27 अरब 43 अरब ओमनी ग्रुप के केसेस हैं जो नैब को रेफर किए जा रहे हैं, और माजी में पनामा भी आपने देखा कितनी बड़ी पैमाने की करप्शन थी, अरबों रुपए की। और एक तरफ 27 लाख का मामला है। इसको नैब को चाहिए कि इसको प्रायोरिटाइज करे और इसका डिसीजन करे, इसलिए कि अपोजिशन वाले अक्सर आप भी देखते हैं, आपके प्रोग्राम में भी, दीगर प्रोग्राम में भी, ये बार बार इमरान खान साहब का नाम कोट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी, उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी देखा जाए, वो चलता रहेगा। वैसे तो नैब तो उसके ऊपर कर कुछ नहीं रहा। वज़ीर आज़म एक तरफ एक दफा पेश हुए हैं, डॉक्टर साहब एक दफा पेश हुए हैं सिर्फ, और वो भी वज़ीर आज़म बनने से पहले। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? 27 लाख में अगर कुछ भी नहीं है, वज़ीर आज़म ने कुछ भी नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है सर? चलने दे। नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का दामन साफ है। उस 27 लाख रुपए का हेली जो है, उन्होंने कोई अपनी, उनका मानना है कि शायद जाती इस्तेमाल के लिए किया है। फिर वो तौहीन कैसे हो गई? वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं तौहीन हो गई। सर जी ये तो बताए ना, फिर तौहीन कैसे होगी? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वज़ीर आज़म की तौहीन काहे की हो गई? जब दामन भी साफ है तो फिर तौहीन काहे की होगी? देखें मकसद, हमने जरूर अपोजिशन को उनकी जो लूटमार की, करप्शन की, जो उन्होंने फिल्में चला रखी थी मुल्क में, और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करना कि शायद प्राइम मिनिस्टर का और नैब का गठजोड़ है और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन नहीं आ रहा। अच्छा। इस कॉन्टेक्स्ट में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बेहतर है उस केस का भी फैसला कर दे, ठीक है, जो भी करना है, ठीक हो गया, कम से कम ये इशू पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। प्राइम मिनिस्टर शायद अपने केस पे जो है उनसे ठीक हो गया, रेमेडी ले रहे हैं, और वो डार साहब साथ रहिएगा। मैं जरा धामरा साहब से होते हुए राजा साहब के पास आऊंगा। राजा साहब स्टूडियो में आप मेरे साथ हैं तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो होगा, जनाब को आखिर में मौका मिलेगा। वैसे भी मुस्लिम लीग नून का आजकल जो हाल है, आखिर ही मौका मिलना है तो। धामरा साहब प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने खोल के बता दिया है। एक तो वो अलीमा खान साहबा का जिक्र आप भी करते रहते हैं, माजरत के साथ इस बात को पीटते रहते हैं। वो कहते हैं फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने किया, उन्होंने जुर्माने का कह दिया। अगर वहां से हुक्म हुआ है तो बेचारे वजीर आजम को किस चक्कर में। दूसरी बात इस केस की भी डार साहब ने खोल के बता दी कि क्योंकि वो पेंडिंग है, लिहाजा आप लोग बार बार उसका जिक्र करते रहते हैं कि शायद कोई बहुत कुर्बत है हुकूमत और नैब के दरमियान, लिहाजा इमरान खान साहब पे हाथ हौला है, और तो कुछ नहीं है। धामरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनी भाई, आप आज तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छा, आप इतना परेशान किए हुए हैं हुकूमत को, और इतना डिफेंसिव पोजीशन में गवर्नमेंट को आपने डाल दिया, इतना इम्तिहान में डाल दिया है इनको आपने, कि ये बेचारे परेशान हो गए हैं। और आज आप नेब के, जिस तरह नेब अच्छी नहीं लग रही, नहीं जिस तरह नेब अच्छी नहीं लग रही, आज आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होंगे। अच्छा। ये मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात अगर अच्छा दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब की क्या बात कहें जी। अब आप डार साहब जैसे शरीफ इंसान से उस शख्स के बारे में पूछ रहे हैं जो बाज़ औक़ात नेब के लिए तो ये रिमार्क्स देते ही देते रहे। आपको याद होगा कि जब IG इस्लामाबाद का इशू हुआ था तो वो गुस्से में आके किससे मुखातिब हो रहे थे कि अगर आपको ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू इलेक्शन करवाने, हुकूमत चलवानी है तो आपने इलेक्शन क्यों करवाए। अब केस था सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन करवाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। साहब मौसूफ पूछ रहे हैं ताने से कि आपने इलेक्शन फिर क्यों करवाया ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू। अगर उन्होंने दे दी, वो तो ये इस तरह के लोग हैं, दे आए थे वो आप छोड़ देना, आप रगड़ना शुरू कर देते हैं फवाद चौधरी साहब को। मैं तो आपसे और सवाल पूछ रहा हूं कि आप लोग इस बात पर क्यों एतराज करते रहते हैं? ये नैब रेफरेंस पे और ये हेलीकॉप्टर वाले मामले पे वजाहत कर दी है डार साहब। चलो हेलीकॉप्टर को छोड़ दें। अगर मैं जुल्फी बुखारी केस की बात कर लूं तो मीडिया से
जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात करते हुए अपनी उलझन का इजहार किया था कि जी मीडिया ने अदलिया ने यहाँ पे ज्यादती की हुई है। तो अच्छा, वो चले, तो खुद वो भी- प्राइम मिनिस्टर उनका साहब भी कह रहे थे, फैसला आ गया ना। किसको नहीं, कह वो रहे भी हो थे, गया। किसके सुप्रीम अंदर। कोर्ट से आ गया है। वो जो- अच्छा, उनको भी छोड़ दे। अच्छा, सबको छोड़ देंगे आगे तो रह बढ़ते क्या हैं। जाएगा अच्छा, दामरा साहब, रह उनको क्या भी छोड़ जाएगा देते पीछे? हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है कि आप एक आईनी सूबे के आईनी चीफ मिनिस्टर को क्यों आप ईसीएल पे नाम डाल रहे हैं और बिलावल भुट्टो का नाम आप डिलीट कर दें, ईसीएल से भी कर दें और जेआईटी से भी कर दें, मगर अगले दिन फिर साहब मौसूफ दो तर्जुमान और बर्जुमान दोनों आके कहते हैं कि नहीं जनाब, आपको तो जवाब देना पड़ेगा, वजीर आला को जवाब देना पड़ेगा, वो इस्तीफा दे दें। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के उस रिमार्क के बावजूद भी ठीक है, ये बात समझ, ये चलो वो बात भी फुर्तियां- छोड़ वो तो देते। फुर्तियां हैं, चलो वफाकी वो बात हुकूमत भी की छोड़ है। देते। अच्छा, आपने सारी बातें करके छोड़ देते हैं चलो दामरा वो साहब। बात भी छोड़ आपने देते हैं। सारी बातें करके छोड़ दी। मैं नहीं, जरा एक और बात राजा साहब से पूछ लेता हूं। छोड़ दें ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा था जब आप गाड़ियां बेच रहे थे और हम आपको कह रहे थे कि ये जो बाहर के दुनिया के लोग आते हैं, रियासत के मेहमान जब आते हैं, उनके लिए ये गाड़ियां होती हैं। अभी क्या हुआ यूएई के जब मेहमान आए, आपने अल्टो गाड़ी में उनको बिठाया या करोला में बिठाया, किसी मेहरान गाड़ी में, उन्हीं गाड़ियों में बिठा के आप लेके आए। तो उन्हीं में बिठाना। नसीहत दामरा साहब करें, एक्स्ट्रा अपनी बात एक्स्ट्रा की गाड़ियां नसीहत बेची करें। हैं भाईजान। वो और कहते हैं, आपको दूसरी लगा बात खड़े बताऊं, थे। सबर से वो होले किसी सतह पे उन्होंने होले नहीं कहा कि सर सब होले बेचते। होले जरा होले। अभी मुनीफ साहब, अभी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस डिफॉल्टर हो गया है। अच्छा, वो डिफॉल्टर हो गया है बिजली के बिल अदा ना करने की वजह से। 3 माह से अच्छा, बिजली अच्छा। के बिल अदा ना हुए हैं हाँ वैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस के। ये डार साहब, ये क्या बिल तो दे दें यार, ये एक दफा बिल दिलाए थे आपने, ये आते मेरे ख्याल में वही है, बिल शिल दे देना चाहिए। अब तो हुकूमत में सब कुछ पे करेंगे मुनीब। अल्हम्दुलिल्लाह इनके वक्त के लिए हुए कर्जे भी उतारेंगे, डिफॉल्टर वापस करेंगे। इन्होंने जो मुआशत को कैंसर लगा चलो इस बात को भी छोड़ दे मुनीब साहब। चले, मैं जरा राजा साहब से, नहीं दामरा साहब, आजिज भाई मेरे साथ रहेगा, मैं जरा राजा साहब से आखिरी बात, मुआशत को कैंसर तक इस बात को छोड़ दे मुनीब साहब। आखिरी बात सर, इस बात को भी छोड़ दें, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब के घर को तो रेगुलर करा दें। अच्छा, नहीं वो तो आपके डोमेन में जाती प्रॉपर्टी है, उसकी वो कोई फी वगैरह वो पे करेंगे। राजा साहब, एक तो ये वो सीडीए का चेयरमैन ट्रांसफर हो गया। अच्छा चले, ठीक है, उस पे आते हैं। आजिज भाई, आप इस पूरी पटारी खोल देते हैं अपने गिलों की। मैंने तो एक फोकस चलो इस बात को भी छोड़ राजा दें। साहब आप बता दें सर, वजाहत आ गई, वो वफाकी वजीर इत्तलात ने बेइज्जती हो रही है, लेकिन उसकी तशरीह कर दी डार साहब ने, तो ठीक है, फिर प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। वो कह रही है पेंडिंग पड़ा हुआ है और आप लोग खामखा वज़ीर आज़म को रगड़ते रहते हैं। 27 लाख का एम सा केस है। देखिए, ये बात सिर्फ एक 27 लाख के केस की नहीं है। ये पटारी जब खुलेगी तो इसमें से ऐसी ऐसी बलाएं निकलेंगी बाहर, जो कि आप देखेंगे कि KPK में से आपको चीखों की आवाज़ें आएंगी। जो इमरान खान साहब कहते थे ना, मुझे चीखें आवाज़ सुनाई दे रही है, उसके ऊपर खैर मैं तबसरा नहीं करूँगा। हाँ, नहीं, वो आपके और बहुत से कायदे मैं नहीं करूँगा, लेकिन बात यह कि वो फिर चीखें सुनाई देंगी उनको, उन लोगों की जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल में करप्शन किया है। ये 27 लाख का बात नहीं है, 27 लाख तो पहला स्टेप होगा। अच्छा, असल में मैसेज ये दिया जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों को NRO दिया तहरीक इंसाफ ने और साथ शामिल कर लिया, अगर इमरान खान साहब का केस का तो सिर्फ नाम लिया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि सारी इंक्वायरीज बंद कर दी जाएं। जिनको खास डिटर्जेंट के थ्रू धो के साफ सुथरा करके तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन के बाद असेंबली में बिठा दिया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, चाहे उनका तलक पंजाब मतलब से आप है। वो मालम जब्बा वाले केस की बात कर रहे हैं? मालम जब्बा का केस एक भाई केस हो तो मुनीब साहब बताऊं, कुछ 10 से 15 केस तो मेरी उंगलियों पे हैं। मैं चेयरमैन नायब साहब की तवज्जो दिलाऊंगा कि जो रफ्तार मुस्लिम लीग नून के लोगों के खिलाफ नजर आती है केसेस की, वो रफ्तार अगर आप मालम जब्बा का केस हो गया, खैबर बैंक का केस हो गया, ग्रेनाइट की माइंस का केस हो गया, पेशावर मेट्रो का केस हो गया, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का केस हो गया, खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन को ही बुला लें आप, जिन्होंने इमरान खान साहब को खत लिखा था, तो फिर ऐसी चीखें, फिर बाकी आपको जेन्युइन चीखें आएंगी, जो कि चीखें वाकई सुनने से मानी रखेंगी। फिर आपको पता चलेगा कि जो इमरान खान साहब की 2013 से लेकर 2018 की जो चाल थी, फिर आप साथ ही इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ऑफ इनकम निकाल लें उनके गोशवारों की 2013 से। अच्छा। 2013 से लेकर 2018 तक इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम है, उसमें जो उनकी इनकम है और उनका जो लाइफस्टाइल है,
उसको कंपैरिजन कर लें कि उसमें जो लाइफस्टाइल बनी गाला के घर का खर्चा है, जो जनरेटर का खर्चा है, जो वहाँ का डीजल चल रहा है, ये पैसा कहाँ से आया कि एकदम जहाँ जिस घर में चाय भी नहीं मिलती थी वहाँ पे चॉकलेट्स और इंपोर्टेड बिस्किट सर्व होना शुरू हो गए। वो कौन आप तो ऐसे करें जैसे आपने खाए हैं चॉकलेट, वो बड़े मशहूर हैं बिस्किट जनाब, वो बिस्किट जो लोग खा के आते हैं, देखा नहीं होता। डार साहब ने खाए होंगे, डार साहब खाए हैं आपने इंपोर्टेड बिस्किट वहां पर? देखिए राजा साहब का ताल्लुक लॉ से है और मुझे बड़ी हैरानगी है, बड़ी मासूमियत से मेरे भाई हां साहब की स्टेटमेंट्स पे उंगलियां। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके पेनी पाउंड का हिसाब ले लिया, बनी गला का घर कैसे बना, जमीन कैसे ली, इवन बाहर तक के पार्लियामेंट का हिसाब दे दिया, तो मैं समझ दूं कम से कम राजा साहब आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप तो कम से कम फैसले का एहतराम करें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे के हवाले से हुआ था। डार साहब वो उनकी टैक्स रिटर्न थोड़ी जांची थी उन्होंने, वो मकसद एक एक चीज जो हनीफ अब्बासी साहब ले गए थे जी, बाहर से मनी ट्रेल लेके आए। डार साहब मैं चलिए एक और कर लें, शौक पूरा कर लें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप स्टेटमेंट ऑफ इनकम निकाल लें इमरान खान साहब की, और पिछले 5 साल में जो उनका शाहाना तरीकाकार जिंदगी था, क्या उनकी इनकम उसको आप अलग क्या करना चाह रहे हैं? आप आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुन ले, मुझे एक मिनट। अरे डार साहब एक मिनट, ये राणा साहब की गिला सुन रहे हैं ना, फिर मैं आपके पास मैं करना चाह रहा हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा में चोरी होती थी, जो करप्शन होती थी, इमरान खान साहब बकायदा उसमें से हिस्सेदार थे। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। हिस्सा इमरान खान साहब के पास आता था, और अगर वो लोग पकड़े जाएंगे और उनका एहतसाब होगा तो वो बता देंगे कि खान साहब को हिस्सा देते रहे, इसलिए उनका एहतसाब नहीं हो रहा। ये मैं एलेज कर रहा हूँ। आपकी पार्टी ने तो ये भी कहा कि अलीमा खान साहबा की जायदाद जो है वो भी शायद इमरान खान साहब के तवस्सुत से बनी, और वो भी शायद बेनामी जायदाद, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने कहा है। लेकिन ये जो अभी आपने इल्जाम लगाया है कि केपी की जो अगर कोई करप्शन हुई तो उसके बेनिफिशियरी इमरान खान साहब थे या उसमें से हिस्सा लेते रहे, ये बगैर किसी सबूत के तो नहीं होगा ना राजा साहब? इल्जाम तो आप 10 मुझ पे लगा दें। सबूत तो बिल्कुल मैं आपको दे रहा हूं कि आप इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ऑफ इनकम निकाल लें, जो उन्होंने इनकम डिक्लेयर की है, और 2013 से लेकर 2018 तक जो गाड़ियां उनकी जेर इस्तेमाल रही हैं, जितना तेल उसमें, जितना जनरेटर में खर्चा हुआ है, जितना बिजली का बिल आया है, क्या अगर वो मैच करती है उनकी इनकम से तो इमरान खान साहब बिल्कुल फरिश्ते हैं। ये वैसे अगर वो मैच नहीं करती, एक नई डायमेंशन खुल जाती है। देख लेंगे आप। वैसे तो राजा साहब के जो कायदीन है वो भी अपनी बातें अब तक जस्टिफाई नहीं कोर्ट के सामने कर सके, लेकिन आज ये सवाल वैलिड है। वैसे देखिए नॉर्मली तो राजा साहब बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, बड़ा जबरदस्त आर्गूमेंट करते हैं, डिफेंस भी करते हैं, लेकिन आज लग रहा है ये फॉर्म में नहीं है, कमजोर पड़ गए। देखें ये खुद ही अपनी नहली तस्लीम कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए मैं मान भी लूं जो ये सब कह रहे हैं सच है, तो पिछले 5 साल FIA इनके नीचे थी मुनीर। ठीक, जिस तरह 2015 में चौधरी निसार साहब का इनिशिएटिव था, ये ओमनी ग्रुप और ये तमाम आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है, और यही चौधरी निसार साहब का असल में मसला था नवाज शरीफ साहब के साथ। उनका कहना था कि हमें ये मुकमका की सियासत नहीं करनी चाहिए, और ये तमाम अकाउंट सिंध के जो आज आके बेनकाब हुए हैं, JIT बनी है, ये चौधरी निसार साहब का इनिशिएटिव था। अगर KPK में करप्शन हो रही थी, KPK में लूटमार का बाजार गर्म था, तो क्या इनके 5 साल दौर में नैब सोई हुई थी? क्या FIA सोई हुई थी? राजा साहब हमने तो 4 माह हुए पावर में आए हुए, तो आप कौम को बताएं या आप अपनी नहली आज तस्लीम करें पाकिस्तानी कौम के साथ? ये जवाब देना चाह रहे हैं, ये जवाब देना चाह रहे हैं आपको। फिर मैं ब्रेक भी गुजारिश करूंगा, पहले मेरी हौसला अफजाई का शुक्रिया डार साहब। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि जनाब ने एक एहतसाब ब्यूरो के नाम से अदारा बना दिया था, और आपने कहा था कि जो पैसा KPK में है वो नहीं। अब बात सुने ना, जब आपने अपना खुद कर लिया, आपने अपना अदारा बना लिया, और आपने कहा कि एहतसाब हम खुद करेंगे, और जब भी मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, जब भी हम आपका एहतसाब करने निकम्मा था क्या वो तो ठप कर दिया राजा जब भी आपके एहतसाब करते थे तो आप कहते थे कि हमने अपना एहतसाब का अदारा बना दिया। आज डार साहब जरा परेशान लग रहे हैं। आज डार साहब आज तो बिस्किट का और चॉकलेट का हिसाब देना पड़ेगा। बिस्किट और चॉकलेट में क्यों अड़ गए राजा साहब? और कौन से बिस्किट है, कौन से चॉकलेट है? और वो चॉकलेट्स हैं जो आपने इल्जाम लगाया है कि दुनिया के महंगे तरीन बिस्किट और चॉकलेट्स हैं जो खान साहब के घर में इस्तेमाल होते थे, और गाड़ियां बदल गई, डेकोर बदल गया, मीटिंग रूम्स बन गए, डार साहब की एंट्री फर्नीचर होती थी। ये सारा पैसा कहां से आ रहा था? कौन से ब्रांड के चॉकलेट और बिस्किट्स थे? ये राजा साहब को बड़ी प्रॉब्लम है, बता दें। दूसरा राजा साहब जनरेटर का महीने का बिल बता दें।
मुनीब रांझा साहब जिक्र जनरेटर कर का रहे थे बिल बता दें। राय साहब, मुनीब रांझा साहब जिक्र कर रहे थे बनी कि गाला आजकल का। चीहों की आवाज केपीके में से आएगी, लेकिन कौम आजकल सुन रही है कि चीहों की आवाज सिंध और पंजाब में से आ रही है। ओके, मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है, मैं आऊंगा। चौधरी क्यों चीख रहे हैं? अच्छा चले, मैं धामरा साहब आपसे पूछ चौधरी लेता हूँ क्यों आके। चीखे मार रहे हैं? सरकार में आके आपसे पूछ लेता हूँ कि फवाद चौधरी साहब क्यों चीख रहे हैं। ये चॉकलेट और बिस्किट की जो नई रेवोल्यूशन हुई है जनाब इमरान खान के जेर इस्तेमाल वो रहे हैं। राना साहब इस पे भी एक फिर रेफरेंस आ जाए, या आप कंप्लेंट दे दें नैब के अंदर। देखिए ये डिस्कशन शुरू हुई थी हुकूमत की कन्फ्यूजन और जनाब फवाद चौधरी साहब की जो उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ केस के हवाले से कहा कि वज़ीर आज़म की तौहीन है। यहाँ एक नया किस्सा शुरू हो गया कि जनाब वज़ीर आज़म जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो वो कौन से चॉकलेट और बिस्किट इस्तेमाल करते थे जो उनके लाइफस्टाइल और उनकी इनकम से मुताबिकत नहीं रखते थे। धामरा साहब आपने तो नहीं कोई, ये इन्होंने तो चॉकलेट और बिस्किट निकाले हैं, आप कोई उनका खाने का कोई और बिल निकालेंगे कि जनाब इमरान खान के टैक्स रिटर्न तो इतने नहीं है, वो इतना महंगा खाना कैसे खाते थे? अब आपको भी प्रॉब्लम होगा उससे धामरा साहब। देखें, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं कि एक गरीब शख्स और इतना सादा शख्स वो 300 कैनाल के घर के जो यूटिलिटी बिल हैं वो कैसे अदा कर रहा है और उसकी जो शाहाना ज़िंदगी है उसको किस तरह मेंटेन कर रहा है। ये पूरी कौम प्रोग्राम सुन रही है, और जिसकी इनकम अगर 5 लाख या 10 लाख माह भी होगी, वो और 300 कैनाल के घर में रहने वाला एक गरीब शख्स जो अब तक वो रेगुलर नहीं करा सका, इतना पैसा नहीं है उसके पास बेचारे के। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है तो उस इदारे के चेयरमैन को ट्रांसफर कर दिया गया और उस केस में डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हटा दिया गया उस केस से। तो बुनियादी तौर पर सवाल यह है, चॉकलेट वो एटम तो बहुत सारे उसमें मैं जाना नहीं चाहता। देखिए जहाज की जहां तक बात है तो ये जहाज वो है जिसपे 27 लाख का केस है। हम तरीन साहब वाले जहाज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो जो नायल शख्स था, तरीन साहब की जेब से पैसा जाता होगा सर, उस पे क्या एतराज है? उसी एहसास जरदारी साहब भी जहाजों में फिरते हैं सर, वो तो फिर बंदा तो बात ही नहीं कर रहे। चलो उसको भी जाने दो, फिरते हैं जहाजों में, उसको भी जाने दे, उसको भी जाने दे, चलो उसको भी जाने दे सर। मगर बात, चलो मैं अपोजिशन के इल्जामात की बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। एक तो आप आज ने डार साहब जैसे शख्सियत को भी जज्बाती कर दिया मुनीब भाई आपके जो इंट्रो ने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनकी टीम के अंदर से जो आवाजें आई हैं वो मैं सिर्फ दो आवाजें, मैं दो चीजें कोट कर रहा हूं मुनीब भाई डार साहब की खिदमत में। एक फर्क सलीम साहब की जो इन्हीं की टीम है, तर्जुमान, अभी पहले कहते थे एडवाइजर, जनाब एडवाइजर नहीं थे तो जनाब आपके जो कैबिनेट के इजलास थे उसमें वो क्या कर रहे थे? कोई चाय पिलाने आ रहे थे या छोले बेच रहे थे? आपको ये भी अंदाजा नहीं कि एक शख्स एडवाइजर नहीं है और वो आपकी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में बैठ रहा था। आप कह रहे हैं वो तर्जुमान है। अब तर्जुमान भी अदम एतमाद तो कर रहा है ना। आपका तर्जुमान आपकी पॉलिसियों से जो है वो रजाक दाऊद वाली कंपनी पे चाइना में जो मीटिंग्स करवाई है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो मैं नहीं कह रहा, मेरी पार्टी नहीं कह रही है, कम से कम वो आपके वो पहले तो सलाहकार नहीं तो फिर तर्जुमान वो बात कर रहे हैं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मसले पे शेख रशीद क्या कह रहे हैं? अच्छा चले ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट में होते हुए नहीं, इससे ज्यादा फेल्यूर क्या हो सकता है? चले मैं जरा डार साहब से बोलो। डार साहब देखिए बात, अब चले कम से कम ये चॉकलेट और बिस्किट से बात आगे गई है। मैं चॉकलेट और बिस्किट से भी नहीं आगे लेके जाता हूँ। देखिए मुनीब, वो अच्छा आपके लीडरान बता देना कि सबके लीडर वैसे बता दें, अपनी टैक्स रिटर्न सामने रखें कि जो इनकम थी और जो लाइफस्टाइल था मुताबिकत रखता है या नहीं पिछले 5 साल में, क्या ख्याल है? सबकी मुनीब टैक्स रिटर्न सामने है। कम से कम मुझे फख्र है कि मेरा लीडर इमरान खान जो सदके का बकरा देते थे वो भी अपनी जेब से देते थे। दामरा साहब आप ये तंज आप पे कर दिया है, ये तंज आप पे हुआ है, ये तंज आप पे हुआ है। बड़ा जोक सदके के बकरे का सबसे बड़ा जोक तो लीडरशिप सर, सबसे बड़ा जोक मुनीब भाई, सबसे बड़ा जोक गैर कानूनी घर में रह रहा है, गैर कानूनी घर में इसका लीडर रह रहा है। ये रांझा साहब जोर का सवाल आ रहा है इस वक्त। डार साहब बता दें, फिर रांझा साहब के पास जाना है। भाई इनसे पूछे ना। अच्छा जरा डार साहब को बोलने दें। इल्जामात लगाए फारूक सलीम के इल्जामात और शेख रशीद के इल्जामात। अच्छा जरा डार साहब की बात सुन ले। डार साहब, फारूक सलीम साहब ने जो बयान दिया, जिस वक्त उन्होंने प्रोग्राम में बयान दिया, उन्होंने अपनी कैपेसिटी में दिया हैं जी? वो हमारे तर्जुमान थे या नहीं थे, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जैसे अपोजिशन वाले देते हैं।
दूसरी बात देखें, शेख रशीद साहब डार की साहब हमने थोड़ा सा तौबा मीठा किया है, काम वो एक सर, जमात थोड़ा आप के भाई हमारे सरबराह थोड़ा हैं। मीठा काम कर दिया वो करें सर। एक जमात मैं के तौबा कर रहा हूं, सरबराह मैं तौबा कर वो रहा हूं, अपनी मैं राय तौबा कर रखते रहा हैं। शेख रशीद साहब वो हमारी किसी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, वो हमारे कैबिनेट का हिस्सा इत्तेहादी हैं। है, तो ये कहना, लेकिन कैबिनेट मुझे का ये हिस्सा बताएं, है, क्या शेख जमात साहब के ने कोई सरबराह होंगे डार साहब। देखे अच्छा हमने चले ना, कोई- डार आपकी साहब की बात काबीना के मुकम्मल हो वजीर जाए, डार अदालत साहब में की जा बात रहे हैं, मुकम्मल हो जाए, आजिज भाई डार साहब की आपके बात वजीर मुकम्मल हो आजम के फैसले के असल में खिलाफ ना, दामरा साहब में ना कभी कभी औरतों वाली रूह आ जाती है, बात ही नहीं करने देते। नहीं जैसे औरतों, औरतें ये बात देखिए नहीं करने औरतों की तौहीन नहीं होगी, नहीं ये गलत बात तौहीन है। नहीं हो रही है। डार साहब नो, नहीं, डार साहब नो, गलत नहीं, बात, मुझे ये फख्र है बात नहीं अगर करनी मेरी चाहिए। मेरी देखिए तबीयत औरतों की तकलीफ ना ना जैसी ना है ना तो औरत मेरी देखिए, माँ है, मेरी बहन नहीं है, देखिए और मुझे औरतों फख्र है की औरतों पे। ये औरत बात आप मेरी वापस माँ है, लें। मेरी बहन है। डार अगर साहब ये मेरी बात माँ आप वापस ले, डार साहब ये बात वापस ले ले। लो, ले लो। औरत मेरी माँ ये है, वापस मेरी ले, बहन ये है, वापस ले बात। मेरी हाँ। माँ और मेरी बहन है। आप ये तंज डार कर रहे हो ये मेरे ऊपर। देखिए ये बात वापस, ये नहीं होनी चाहिए। नो 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 नो। ये बात तो पीटीआई का सुनो असल ना। चेहरा मुनीब भाई, अच्छा चले ये ये असल डार चेहरा साहब की बात पीटीआई सुन का रहे हैं सामने आ गया बात तो आपके सुन लो, पास। धामरा साहब उन्होंने वापस ले ली आप बात, तंज उन्होंने का वापस ले ली मामला बात। औरतों से कन्वर्ट बात करते हैं सुन तो लो। अच्छा, आपकी- चले उन्होंने आपकी वापस बात- ले ली आपकी बात। बात आ गई सामने। धामरा साहब मुझे उन्होंने फख्र वापस है, ले ली मुझे बात। फख्र है बात मेरी तो माँ सुन और लो मेरी यार। बहन पे। अच्छा चले उन्होंने यार वापस मुझे ले भी लिया बात। फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान की दुनिया की तमाम खवातीन पे फख्र है और एहतराम भी है, लेकिन माशाल्लाह, चंद ऐसे ही होना खवातीन में चाहिए, ऐसे ही खसूसियत होना होती है यार, ये कोई मैं ऐसा वो बुरी बात देखने नहीं में कह आ रहा। गया, वो देखने और में आ गया। दूसरी वो बात देखने ये है में आ कि गया। देखिए शेख रशीद साहब जो हैं, शेख वो अपनी रशीद का पार्टी जवाब के दे दें। सरबराह हैं। शेख शेख रशीद का रशीद साहब जवाब अपनी दें। पार्टी के डार सरबराह साहब हैं, शेख रशीद वो वजीर अपनी- भी हैं। अच्छा धामरा साहब बात वजीर सुन। हैं, ठीक वजीर है। भी हैं। लेकिन हमने दामरा साहब हमने भी आखिरी वक्त तक कोशिश की कि कोई और नाम आ जाए, कोई बेहतर नाम आ जाए, या शहबाज शरीफ साहब खुद ही फैसला करते क्या मैं नैब की कस्टडी में हूं जी, मेरी जगह किसी और का नाम ले लें। असूली तौर पे तो वो अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते और खुद ही हट जाते, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। हमने पार्लियामेंट के अमूर चलाने थे, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना था, इसलिए फिर हमने फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया ताकि मामला आगे बढ़ने चाहिए। आज अगर शेख रशीद साहब हमारे फैसले तो ये पहले भी कर रखते हैं तो सकते थे। उनका हक है। अच्छा चले मैं जरा राजे साहब के पास हूँ। वो राजे साहब अदालत में जा रहे हैं, चले राजे इख्तिलाफ साहब नहीं के रख पास रहे आने हैं। दें। आजिज भाई अदालत में जा रहे हैं यार, आप क्या कह रहे हैं डार साहब? चले वो जा रहे हैं, वो यही तो मसला है ना, तरीके से जाना हुकूमत का चाहिए, कौन किस जगह पर क्या कह रहा है किसी को समझ आप नहीं आती। जैसे शख्स से ये वो तवक्को नहीं एक थी। पार्टी चला रहे हैं जिसके वो सरबराह हैं। अच्छा वो जा पार्टी सकते हैं। में सिवाय शेख रशीद साहब के और दाएं बाएं देखे तो कोई भी नहीं होता, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन मैं राजे साहब के पास जाऊंगा। राजे साहब डार साहब ने कहा उन्हें फख्र है इस बात पे कि उनके लीडर ने जो किया है वो अपनी जेब से अपने पैसे से करते हैं। वो कहते हैं सदके के बकरे के पैसे जो है ना वो कहीं और से नहीं आते। उन्होंने राजा साहब दामरा साहब को पॉइंट लगाया था, आपको इससे कुछ इस पे कुछ कहना तो नहीं है? देखिए मैं कहता हूँ शायद सदके का बकरा उन्होंने खान साहब ने दिया और ये एक मजहबी मामला है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक उम्रा जो खान साहब ने किया है, जिसके ऊपर उम्रे पे जाने से पहले ये शराइत में लिखा होता है, ये अहकामात हैं कि उम्रा अपने पैसों से करना चाहिए, वो मुझे यकीन है खान साहब ने अपने पैसों से उम्रा तो नहीं किया है जी। अगर किया हो उम्रा तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम में फिर डिक्लेयर करें कि वो जो जहाज़ लेकर गए थे, प्राइवेट जेट पे गए थे, वो खर्चा किसने भरा, वो जहाज़ का सफ़र का बिल आ जाए, वो अपना डिक्लेयर हुआ, उन्होंने अदायगी की, वो पता चल जाएगा। तो फिर ये तो मैं अब वकीलों वाली बात कर रहा हूँ ना, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही साबित हो जाएगा कि उम्रा इन्होंने अपने खर्चे पे नहीं किया, बकरा शायद इन्होंने आप वो दिया टैक्स होगा रिटर्न सदके निकाल के लेना, उनकी क्या पता वो मेंशन किया हो। मैं निकाल लूंगा। फिर मैं जब टैक्स रिटर्न निकालूंगा फिर ये मुझे कहेंगे कि राजा साहब आज जमे वकीलों की तरह बात नहीं कर रहे। मैं तो सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, सिंपल सा केस है इमरान खान साहब के खिलाफ, और ये पीटीआई वाले जो कहते हैं कि इमरान खान साहब ऑफिस होल्डर नहीं रहे, तो अभी जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला जज साहब ने दिया नैब कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जो नैब ऑर्डिनेंस है इसका इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर पर नहीं भी, जो नहीं है उसके ऊपर भी इसका इतलाक होता है, यानी कि ऑफिस होल्डर होना ज़रूरी नहीं है। तो खान साहब ने KPK में असल में एक फसाड बना के, पीछे खुद थे, आगे करप्ट लोग रखे हुए थे, उनको ठेके दिए गए, उनको ऐसे ऐसे लीजें दी गई, उनको ऐसे ऐसे बैंक्स लूटने के लिए दे दिए गए, उन्होंने खुला के लूट मार की, वो पैसा सारा इकट्ठा हुआ, वो पैसा खान साहब के पास भी गया। आप नैब में वो क्यों नहीं पैसा चले जो है, जाते? वो आप पैसा नैब में इंडिपेंडेंट वो पैसा फाइल कर वो दें। पैसा राजा सारा साहब, खान साहब के राजा पास साहब भी फाइल गया, कर दें। और वही पैसा जो है खान साहब ने इलेक्शंस में भी खर्चा, खान साहब का लाइफस्टाइल जो है वो बता रहा है, या तो खान साहब बताएं कि उन्होंने जहांगीर तरीन से पैसा लिया। सो सिंपल है। आप सर एक कंप्लेंट फाइल कर दें ना, नहीं, हम तो नैब उसकी जांच पड़ताल कर देगा। बिल्कुल, मैं जाऊंगा नैब के चेयरमैन साहब के पास, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा केस है इमरान खान साहब के आप खिलाफ डायरेक्ट चेयरमैन के पास जाएंगे। जो अब फैसला जिस तरह नैब ऑर्डिनेंस में उन्होंने कह दिया कि जी जरूरी नहीं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, तो खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं भी थे, तो खान साहब एक जमात के सदर थे, और जिस जमात की हुकूमत थी KPK में,
और वहाँ पे लोगों ने करप्शन किया और उनका अपना KPK एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन कह रहा है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है प्राइमा फेशी। और ऐसे केसेस में तो वो जिस तरह जजमेंट आई है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी कोई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हो चाहिए, बस थोड़ा सा बर्डन ऑफ लाइट सा भी हो तो काम चल जाता है। ठीक हो तो गया। तो आप ये कहते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग है खान साहब के खिलाफ। अरे डॉक्टर साहब वो ये इस बात का जवाब दे दीजिए आप। जी मुनीब, देखें पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह अदालतें आज़ाद हैं, बड़े ज़बरदस्त फैसले आ रहे हैं, इनके हक में भी आ रहे हैं, इनके खिलाफ भी आ रहे हैं। अगर ये समझते हैं हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने किसी ने भी कोई चोरा चकारी की या मिस यूज ऑफ पावर की है तो ये जाए अदालत लेके, इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन इल्जामात की आड़ में तो नहीं ये छुप सकते। तो पहले भी मैंने इन्हें कहा है कि अगर ये, मेरी बात सुने ना मेरे भाई, देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने उम्रे का जिक्र किया, वो भी ये चले जाएं, उसका भी इनको जवाब मिल जाएगा। उसके लिए एक फोरम है, ये चैट शोज फोरम नहीं है, इसमें तो आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा सदके के बकरे का फिर ये बताने का नहीं, आपने सदके के बकरे का जिक्र किया था ना, आपने सदके के बकरे का जिक्र किया था, वो फोरम भी ये नहीं था, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर ये रिकॉर्ड आपका हलाल और हमारा हराम, वाह सदके जाऊं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT में रजिस्टर हो गया कि सदके के बकरे जो है वो बेनामी काउंट से दिए गए हैं। आप एक काम कर लें, ये अपनी अदालत से रुजू करें। अगर ये समझते हैं कि मेरी लीडरशिप ने कहीं भी मिस यूज ऑफ पावर किया है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, वहां चले जाए। माशाल्लाह ये लॉयर है। डॉक्टर साहब आप गिन सकते हैं? डॉक्टर साहब एक सवाल है बड़ा सादा सा, आप हमारे भाई हैं, कि आपके कितने वुज़रा ने कौन कौन से ऐसे बयानात दिए हैं, कौन कौन सी ऐसी बड़के मारी हैं जिसके बाद उन्होंने माफिया नहीं मांगी? आप गिन सकते हैं? आपको पता है इस बात का? देखिए मैं समझता हूँ मुनीब के पॉलिटिकल जो प्रेडिक्शंस होती हैं ना या स्टेटमेंट्स होती हैं, वो तकरीबन तमाम नहीं कर रहा पार्टीज के लोग देते हैं। भाई मैं प्रेडिक्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो सियासी बढ़क होती है, वो बढ़क लगा देना और बहुत सारी बातें करना। आप लगा के सुनाए ना मुझे, ये देखिए डॉक्टर साहब आपको नहीं याद लगे हो, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। टॉप 10 काउंटडाउन कीता है तुसी नहीं, तो जनाब को याद कराना किसी दिन और प्रोग्राम में पड़ेगा। जी जामरा साहब कंक्लूड कर दे, बताएं। मुनीब भाई मुझे आज डार साहब की परेशानी और महसूसियत पे बड़ा रहम आ रहा है, सच्ची बात पूछें तो। नहीं, वो है ये वही नेम जिसकी क्रेडिबिलिटी के लिए अब डार साहब सुने, हौसला हौसला हौसला, माशाल्लाह हौसला हौसला। देखें ये वही नेब है जिसकी क्रेडिबिलिटी के लिए ये सर पे थाली रख के और डांसे करते रहते थे, भंगड़े डालते थे कि जी नेब तो इंडिपेंडेंट है। नेब तो कल ही इन्होंने कहा है, चीखें निकली हुई हैं नेब के हवाले से कि वो तौहीन कर रहा है। मुझे तो फराज साहब का एक शेर याद आ रहा है, हम इन्हें पहले ही कहते थे इस तरह कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। अब आप इसी पे खत्म कर देते हैं। पता पड़ रहा है आपको मुनीब, सुप्रीम कोर्ट फैसला इनके हक में आ गया है। जामरा साहब लुटियां डाल रहे हैं। लुटियां ठीक है, अरे वो लुटियां नहीं डाल रहे, सिर्फ एक चीज का फर्क है। हाँ बात सुने, लुटियां आज अगर वो डाल रहे हैं बर्दाश्त कर लें। मुनीब एक चीज का फर्क है, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें जरा, वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने डार साहब मुझे रहम आ रहा है। ठीक है आप डार साहब आज आप सिर्फ ताने दे रहे हैं सबको। ये लड्डुओं का ताना आपने राना साहब को दे दिया, बकरे के सदके के बकरे का ताना। डार साहब आप अपने वजीरों को तो मना लें, अपने वजीरों को मना लें। अच्छा चले ठीक आप है, अपने वजीरों को मना लें, शेख रशीद को मना लें। अच्छा चले आई हैव टू कंक्लूड। ठीक है ठीक है ठीक है, डार साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमारी फिक्र न करें। दावरा साहब थे, मोहसिन राना साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। NRO हो रहा है या नहीं, वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा को नहीं पता, उनके बड़े यानी मुस्लिम लीग नून की क़यादत कर रही है। ऐसा हो भी रहा है या नहीं, इस पर हम आपको इरशाद भट्टी साहब का और सलीम साफ़ी साहब का, इरशाद भट्टी साहब के तज्ज़िये को हम तेज़ाबी तज्ज़िया कहते हैं, सलीम साफ़ी साहब के तज्ज़िये को हम इनकलाबी तज्ज़िया कहते हैं, लेकिन इरशाद भट्टी साहब सलीम साफ़ी साहब के तज्ज़िये को जहरीला तज्ज़िया कहते हैं। NRO खान साहब भी जो है वो NRO की बात करते हैं, ये भी NRO। ये NRO कित्थों आया है? मरियम को तो खैर पता भी नहीं होगा ना क्या बातें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, और यकीनी तौर के ऊपर आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके बड़े अब भी बात कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? बताए ना, ये बताते हर बात टेलीविजन पे नहीं बता क्यों नहीं हो? तज्ज़िये की अहमियत बहुत अहम होती है, लेकिन जब तज्ज़िये के अंदर एक ख़ास रंग शामिल हो जाए तो चार चांद लग जाते हैं। मैं इस्लामाबाद चलता हूँ,
हमारे साथ दौरे हाजिर के दो बड़े अजीम तज्जिया निगार मौजूद हैं। जनाब सलीम साफ़ी साहब हमारे दोस्त भी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और प्रोग्राम जरगा के होस्ट भी हैं, और जनाब इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इरशाद भट्टी साहब के तज्जिए को हम तेज़ाबी तज्जिया भी कह सकते हैं, और सलीम साफ़ी साहब के तज्जिए को हम इनकलाबी तज्जिया भी कह सकते हैं, और बकौल इरशाद भट्टी साहब के हम जहरीला तज्जिया भी कह सकते हैं। तो इस सेगमेंट के अंदर हम आपको मुख्तलिफ तज्जियात पेश करेंगे आज इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं सलीम साफ़ी साहब से आना चाहूँगा। अब ये क्लिप आपने सुन लिया, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा को नहीं पता, लेकिन उनके बड़ों को पता है, और कहीं NRO की बातें हो रही हैं। वो तो कल खुल खुल के कह रही थी कि नहीं बताएं ना कहाँ हो रही हैं, किसके सामने हो रही हैं, ऐसे बदनाम करने की बातें हैं। लेकिन आप बताइए, आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है, बात हो रही है? वज़ीर इत्तलात बनने के बाद मेरे ख्याल में ये फवाद चौधरी साहब ने पहली बार थोड़ा सा सच बोला है। अच्छा। और ये उनका पहला तज्जिया या इंफॉर्मेशन है जिससे बदकिस्मती से मुझे इत्तेफाक करना पड़ता है। अच्छा, अपना इरशाद भट्टी साहब ये फरमाइएगा, और ऐसी इंफॉर्मेशन दीजिएगा जिसमें तेज़ाब की मिकदार ज़रा कम हो। आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि ये वाकई इतनी इस लेवल पर बात हो रही है, और अगर हो रही है जिसकी सलीम साफ़ी साहब भी एंडोर्स कर रहे हैं, तो ये किस लेवल पर जा चुकी है बात? इसकी कोई शक्ल बन सकती है या ये सिर्फ कोशिश है मुस्लिम लीग नून की क़यादत की? देखिए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, अल्लाह आपको खुश रखे, ये जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है जी जी, ये डीलों की पैदावार है। अच्छा। ये डीलों के शाह सवार हैं। इनका काम ही ये है, जो इनको एक काम आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह यही है। यानी ये घुड़सवार इसी में है, स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन जनरल्स हैं। अच्छा। इक़्तिदार के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए डीलें। और अगर ये पैर दो पैर के लिए, घंटे दो घंटे के लिए मुझे और आप, हम जैसे वो कमज़ोर दिलों को जज्बाती कर जाते हैं कि वो कि आज 70 साल हिस्ट्री बदल रहे हैं, उठ के खड़े हो गए हैं, होन नहीं तो जो हमारा नुकसान कर जाते हैं वो भी किसी डील के लिए होता है अल्लाह के फजल से। तो नवाज शरीफ साहब की खामोशी, मरियम नवाज को उनका कहना कि अमली सियासत से दूर रहें, और वो ट्विटर कहानियां बंद हो जाना। शहबाज शरीफ साहब का सबसे ज्यादा मजे का देखें जी, शहबाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल का कैदी PAC की चेयरमैनी लेकर मिनिस्टर कॉलोनी के बंगले में लेटा हुआ है। आप अंदाजा करें इस जमहूरी बम्पर ऑफर का, आप और अंदाजा कर लें कि कितनी बम्पर ऑफर इस जमहूरी तब्दीली सरकार ने दी है कि वहां लेटा हुआ है। कल भी 3 डॉक्टर आए हैं, आज भी 3 डॉक्टर आए हैं, परसों हमजा साहब एक पूरा डिनर करके गए हैं। सुबह उबला अंडा और चाय खाई है, घंटे बाद उन्होंने सलाद और फ्रूट खाई है, 1.5 घंटे बाद चिकन सैंडविच खाया है, उसके बाद कमर को मटका के उन्होंने कमर की तकलीफ थोड़ी सी बेहतर की है। ये अल्हम्दुलिल्लाह है। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह। और जॉगर्स भी पहुंच गए, नीली शर्ट पहन के लॉन में वॉक करते नजर आए हैं। अच्छा, तेरी मेरी जमहूरियत बीमार है ना भट्टी साहब। एक तो कोई अगर बीमारी के दौरान वॉक कर रहा हो, वो भी भट्टी साहब आपसे हजम नहीं होता। इसीलिए मैंने आपके तज्जिए को तेजाबी तज्जिया कहा है कि आपसे बहुत सी इंफॉर्मेशन बर्दाश्त नहीं होती। मैं जरा सलीम साफ़ी साहब के पास जाऊंगा। साफ़ी साहब, ये अगर ये हो रहा है जिसको आप एंडोर्स कर रहे हैं, आप बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, ये फरमाइए कि ये तो फिर चौधरी निसार अली खान साहब की जो सजेशन थी या उनका मशवरा था, उस पर बहुत कुछ सहने और बर्दाश्त करने के बाद अमल हो रहा है। आप भी यही समझते हैं, या ये कुछ मारूजी हालात अब बदले हैं जिसके नतीजे में और कोई रास्ता नजर नहीं आता सिवाय इसके कि NRO कर लिया जाए? पहले तो ये तब्दीली की शर्मिंदगी देख लीजिए कि जिसमें इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ भट्टी साहब के बकौल उनके साथ ये खसूसी सलूक हो रहा है, उनको VIP ट्रीटमेंट मिल रही है। और उसमें इमरान खान साहब के सबसे बड़े मद्दाह और जिन्होंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए पता नहीं शरीफों के साथ और जरदारी साहब के साथ क्या कुछ किया, उस डॉक्टर शाहिद मसूद बेचारे को रोज़ाना कभी हथकड़ियाँ लगा के पेश किया जाता है। आप अंदाज़ा लगा दीजिए ये कैसी अनोखी रियासत मदीना है और कैसी अजीब तब्दीली है। दूसरी जो आपने बात की, वो हमारी पाकिस्तानी लीडरशिप का ये अलमिया है कि वो 100 प्याज खाते हैं आखिर में, लेकिन 100 चित्र खाने के बाद। और मैं शुरू में अर्ज़ किया करता था कि देखिए ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये मौत का रिस्क तो ले लेते हैं। मसलन 12 अक्टूबर 99 को जब उन्होंने 3 जनरल के सामने दस्तखत से इनकार किया तो वो ये रिस्क लेने को तैयार थे, वो ज़िद्दी भी हैं और उस लिहाज से बात है।
बहादुर भी है, लेकिन फिर सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते और माली नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए पंगा ले लेते हैं, डट जाते हैं, उसके बाद जो है फिर पिघल जाते हैं। 12 अक्टूबर 99 को भी यही हुआ। अब के बार भी उनको ये कुछ खुशामदियों ने घेर लिया था, वो इरफान सिद्दीकी वगैरह उनको कहते थे जी आप तो तैयब उर्दगान हैं और फलां हैं, और हम उनको यही कहते थे। इसलिए हम चौधरी निसार के बयानिए की हिमायत कर रहे थे कि भाई ये लाट उस काम के लिए बनी नहीं है। अब जब फिर मार पड़ी तो जाहिर बात है अब उसको सस्टेन नहीं कर सकते। भट्टी साहब ये बताइएगा, जो आपने पूरा नक्शा खींचा है, आप शहबाज शरीफ साहब अगर थोड़ा आराम फरमा रहे हैं, कोई सहूलत मिल रही है तो आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही, आपने उनकी चाय कॉफ़ी सैंडविच सब गिनवा दिया है, लेकिन ये बताइए ऐसी सूरत हाल को ज़हन में रखते हुए फिर आप कह सकते हैं कि उनकी जमानत भी हो सकती है आने वाले दिनों में? भाईजान पहली बात तो ये है कि ये है मेड इन चाइना माल, ये जो हमारे ये हाउस ऑफ शरीफ है और जरदारीज हैं, ये मेड इन चाइना माल है, और वो भी आउटडेटेड, वो जो कंडम नहीं थोड़ा रिजेक्टेड होता जो मार्क्स होल सेल पे आसानी से मिल जाता है। अल्लाह के फजल से ये इनकी आप शक्लें देखें, खुदा की कसम, इन्होंने 30 साल मेरे और मेरी कौम के जाया कर दिए, कभी किसी से डील कभी किसी से डील, और लुट मार की, जायदादें बनाई, औलादों को सेट किया। भाई खुदा के लिए वो साद रफीक साहब ने कहा था जरदारी साहब को कि खा खा के आपके दोजख पेट भरते ही नहीं है, कितना डालना है और खुदा के लिए, यानी और इतनी जायदादें। आप देखें, अब जरदारी साहब पिछले 2 दिन से वो भी खामोश हैं, क्योंकि वो जो 2 महीने जूं ही आगे आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाज करवा रहे होंगे, सोए पड़े होंगे, इनकलाबी, मजामती, ओए जाहिलो, ओए बेवकूफो, ओए गूंगियो, ओ बहरो, ओए अंधो, और ये वो हमारे बारे में फरमा रहे थे कल तक कि ओ समझ जाओ, ओ थानू समझ नहीं आ रही, और मैं बड़ा मशहूर होना चाहना, मैनू जेल भेजो। दूसरी तरफ ये थे फलाना है फलाना। एंड रिजल्ट यही है भाईजान, एंड रिजल्ट यही है कि जायदादा बचाना। अब इसका अगर मैं आपको आसान उर्दू में, बल्कि आसान अंग्रेजी में बताऊं तो हाल बचाओ, हाल बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ, या इसको अगर दूसरी तरफ करो, हाल बचाओ, आल बचाओ और माल बचाओ। अल्हम्दुलिल्लाह यही इनकी सियासत, मतलब यही इन्होंने करना। मतलब मैं ये अर्ज करूं कि फिर जमानत शहबाज शरीफ साहब की आने वाले दिनों में हो सकता है हो जाए, और आप और मुझे हैरान नहीं होना चाहिए अगर मैं कह रहा हूं कि आप वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हार लेकर तैयार रहें, जो नकली हार नहीं पहनाते हाजियों को, वो हार तैयार रहें, किसी वक्त भी आपको कॉल आ जाएगी कि आके मैंने पनाओ, मैं शहीद जमहूरियत हो चुका हूं। वो नहीं, आपकी इमामत में हम जाएंगे, आप आगे खड़े होंगे हमसे सबसे पहले। सलीम साहब जरा मुझे ये बताइएगा, ये तब्दीली सरकार यानी इमरान खान हुकूमत तो कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को एनआरओ हमने देने ही नहीं देना और बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, एक सिंड्रोम है, तो ये अगर आप कह रहे हैं कि कुछ कोशिश हो रही होगी डील की, इंटरनली एक्सटर्नली कहीं बाहर से भी कोशिश हो रही है बकौल आपके, हो सकता है हालात ऐसे हैं, तो फिर ये तब्दीली सरकार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या करेगी? ये रेजिस्ट करेगी या ये भी घुटने टेक देगी कि नहीं ठीक है, अगर ये जाते हैं या मामलात सुलझते हैं तो सुलझ जाए? ये तब्दीली सरकार को इतना सीरियस आप ना लें। अच्छा, ये तब्दीली सरकार ये भी कहता था कि मर जाऊंगा लेकिन इस पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाऊंगा, वो भी फिर 100 जूते खाने के बाद और चित्र खाने के बाद 100 प्याज खा के वो पार्लियामेंट पे चले गए थे कि नहीं? उन्होंने कहा था मर जाऊंगा यहाँ से नहीं उठूंगा, फिर चले गए कि नहीं? उन्होंने कहा था मर जाऊंगा लेकिन इलेक्टेबल को नहीं लूँगा, फिर किस तरह जो है उन सब इलेक्टेबल्स को ले लिया। उन्होंने कहा था मर जाऊंगा लेकिन मैं शेख रशीद को अपना चपड़ासी भी नहीं रखूंगा, अब उनको आका बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है? उन्होंने कहा था मर जाऊंगा लेकिन बाबरावान जैसी सियासत नहीं करूंगा, उनको अपना वो कर दिया कि नहीं? उन्होंने कहा मर जाऊंगा लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा, ये IMF के पास नहीं जाऊंगा। वो कहते थे मर जाऊंगा लेकिन शहबाज शरीफ को PSC का चेयरमैन नहीं बनाऊंगा, वो कर दिया कि नहीं कर दिया? तो एक तो ये कि इन चीज़ों को आपको संजीदा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह भट्टी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये मेड इन चाइना लीडरशिप है, लेकिन ये जो खुद इस वक्त तब्दीली सरकार है या इमरान खान साहब है, वो या मेड इन सोशल मीडिया है, इसकी और क्या हैसियत है? ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सलीम साहब और इरशाद भट्टी साहब, हमारे बहुत मोहतरम, लेकिन इनके तज्जियात को हमने ज़राह तफन्नुन नाम दिया है। भट्टी साहब के तज्जिए को हम तेज़ाबी तज्जिया कहते हैं और भट्टी साहब सलीम साहब के तज्जिए को हम उसको इनकलाबी तज्जिया कहते हैं, वो उसे ज़्यादा तज्जिया कहते हैं। इसका फैसला आपने करना है, आपको कैसा लगा। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।